हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SIA ऑनलाइन। मैं अभिषेक राय। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सर्वेइंग के क्वेश्चन नंबर 176 टू 200 डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 8 है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 176 से। Now this is question number 176. Before starting this question, I have to discuss the tilt displacement, concept of tilt displacement and relief displacement. सबसे पहले हम लोग टिल्ट डिस्प्लेसमेंट और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो ये वीडियो लेक्चर होगा इसमें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट और टिल्ट डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? एरर इन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन ए फोटोग्राफ बिकॉज ऑफ रिलीफ। द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन द फोटोग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑन द मैप ड्यू टू रिलीफ। और जो रिलीफ होता है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज रेडियल फ्रॉम द नैदर पॉइंट्स। आइए इसको हम लोग एक इमेज के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप देख लें, इस इमेज में एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने रिप्रेजेंट किया ए डैश से। हमारा जो ए हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए डेटम लाइन है। क्या है? डेटम लाइन, जैसा कि मेंशन है। डेटम लाइन से ऊपर एक हमारा ऑब्जेक्ट है ए डैश। अब जब हम इसे, चूँकि एक वर्टिकल फोटोग्राफ है, टिल्टेड नहीं है, वर्टिकल फोटोग्राफ में कैमरा एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लम्ब लाइन। कैमरा एक्सिस क्या है आपका? ए वाला, ये कैमरा एक्सिस है। तो आपका कैमरा एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस जो है पैरेलल टू द प्लम्ब लाइन है, तो इसलिए एक वर्टिकल फोटोग्राफ है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए डैश। जब यहाँ एक्सपोजर पॉइंट से, जहाँ से हम कैमरा रखे हुए हैं, जहाँ कैमरा का लेंस है, वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं किसको? ऑब्जेक्ट के टॉप एंड बॉटम पॉइंट्स को। यदि हम टॉप पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें तो ये फोटोग्राफिक प्लेन है, ये जो है ये फोटोग्राफिक प्लेन है, तो इसको कट करता है ए डैश पॉइंट पे। और यदि हम इसके बॉटम को ऑब्जर्व करें तो इसको कट करेगा स्मॉल ए पॉइंट पे। तो टॉप और बॉटम पॉइंट का जो इमेज बन रहा है फोटोग्राफिक प्लेन पे, उनमें डिस्टेंस कितना है? ए डैश। यही ए और ए डैश रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। चूँकि ऑब्जेक्ट तो हमारा एक ही पोजीशन पे था, लेकिन ऑब्जेक्ट के हाइट के वजह से इसके टॉप और बॉटम की इमेज फोटोग्राफ पे डिफरेंट पोजीशन पे बन रही है। और वही जो पोजीशन में डिफरेंस है ए डैश, दैट इज कॉल्ड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। वही हमने डेफिनेशन में भी बताया था कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का रीजन क्या है? किसी भी पॉइंट का पोजीशन में एरर फोटोग्राफ पे, वो एरर है क्यों? हाइट के वजह से, दैट इज कॉल्ड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यदि मैं इसको थोड़ा सा प्लॉट करके बता दूं, ये सपोज करिए आपका कैमरा एक्सिस है, ये आपका डेटम है और ये ऑब्जेक्ट है, ये कैमरा प्लेन है। इसके टॉप पॉइंट को हम यदि मानते हैं ए डैश और बॉटम को ए मान लेते हैं, तो इसके टॉप पॉइंट का इमेज कैमरा से कुछ यहाँ पे बनता है और इसके बॉटम पॉइंट का इमेज कुछ यहाँ, ये मान लेता हूँ स्मॉल ए डैश, एक स्मॉल ए। तो जो ए डैश ए है वो क्या है आपका? यही रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं जो ए आपका पॉइंट है, प्रिंसिपल पॉइंट, ओ से ए डैश की डिस्टेंस जो है वह स्मॉल आर डैश है, ए डैश की, और ए की जो पोजीशन है उसकी ओ से डिस्टेंस आर है। तो इसका मतलब ए डैश, ए बराबर क्या होना चाहिए? आर डैश माइनस आर। यही हुआ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसको, अच्छा, हम मानते हैं इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वह स्मॉल एच है। कितना है? स्मॉल एच। और जो डेटम से एक्सपोजर पॉइंट की हाइट, एक्सपोजर मतलब जहाँ से हम फोटो ले रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है डेटम से, वो कैपिटल एच है। कितना है? कैपिटल एच। और आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पता है आर डैश माइनस आर होगा, ठीक।
अब इसको एक फार्मूले में यदि हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रिप्रेजेंट करें तो आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू आर डैश स्मॉल एच बाई एच, ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं स्मॉल h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल H इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपोजर स्टेशंस एंड द डेटम हेड, एंड स्मॉल r डैश क्या है, दिस इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट। सिंस ये फोटोग्राफ वर्टिकल था तो जो रेडियल डिस्टेंस हमने प्रिंसिपल पॉइंट से लिया है। यदि वर्टिकल फोटोग्राफ नहीं होता, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के लिए जो रेडियल डिस्टेंस मेजर की जाती है वो नैदिर पॉइंट से की जाती है। तो आर डैश क्या है, जो टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है उसका रेडियल डिस्टेंस है कहाँ से, प्रिंसिपल पॉइंट से। यानी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का आपका ये फार्मूला बन गया, ठीक है। तो यानी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर डैश इंटू स्मॉल एच बाई कैपिटल एच। एच क्या है, फ्लाइंग हाइट अबव द डेटम प्लेन, और स्मॉल एच क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द डेटम और बिलो द डेटम, ठीक। आर डैश क्या है, एरनियस रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोटो। अब हमारा ऑब्जेक्ट डेटम से ऊपर भी हो सकता है, डेटम से नीचे भी हो सकता है, जैसे कि हम देख सकते हैं इस इमेज में। इस वाले इमेज में आप देख सकते हैं एक ट्री है, हमारा ये डेटम हेड है, डेटम हेड है, ये क्या है, डेटम है, ये डेटम है। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है अबव द डेटम है। तो आप देखें इसके टॉप और बॉटम की जो इमेज बनी उसमें कुछ डिस्टेंस है, दैट इज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा ग्राउंड पॉइंट है दैट इज बॉटम पॉइंट। तो बॉटम पॉइंट से टॉप पॉइंट की इमेज क्या है, आउटवर्ड डिस्प्लेस हो रही, दैट वाइज इज कॉल्ड आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है बिलो द डेटम है। अब आपका ग्राउंड पॉइंट ऑब्जेक्ट का ए है, ए है, तो इसका इमेज जो है यहाँ पे है, और इसका जो ग्राउंड पॉइंट नहीं है मतलब डेटम से नीचे, कहने का मतलब ये उस ये हाइट हो जाएगी इसकी यहाँ पे, तो यानी हाइट का जो इमेज बन रही है वहाँ पे, यहाँ पे होगी। तो जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों लाइन के कट पॉइंट के बीच डिस्टेंस, तो यहाँ पे आर डैश क्या होगा, इसके हाइट वाला पॉइंट का कट पॉइंट जो होगा कुछ यहाँ पे होगा, दैट इज आर डैश, ठीक। टिल्ट फोटोग्राफ होता क्या है, सबसे पहली चीज़ हमें ये जानना होगा। जब कैमरा एक्सिस या कैमरे का ऑप्टिकल एक्सिस इज नॉट पैरेलल टू द वर्टिकल लाइन और प्लम्ब लाइन, वर्टिकल लाइन मीन्स प्लम्ब लाइन, तो यानी कैमरे का एक्सिस जब वर्टिकल से या प्लम्ब लाइन से इंक्लाइंड हो तो उसे हम बोलते हैं टिल्ट फोटोग्राफ। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये डॉटेड जो लाइन है ये कैमरा का एक्सिस है, और ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन है या प्लम्ब लाइन है। ये कैमरा का एक्सिस इस वर्टिकल लाइन से इंक्लाइंड है, कितना, बाय द टी डिग्री, टी से रिप्रेजेंट है, और यही टी डिग्री जो आपका है क्या कहलाएगा, टिल्ट एंगल, टिल्ट एंगल, टिल्ट एंगल, ठीक। अब हम देखें दिस इज द डेटम पॉइंट या ग्राउंड पॉइंट आप मान लें इसे। तो जब हमारा फोटोग्राफ टिल्टेड होगा यानी कैमरा एक्सिस टिल्ट होगी तो ये जो फोटोग्राफिक प्लेन है ये भी टिल्ट कर जाएगा, कितने एंगल से, टी एंगल से, ठीक है। तो आपका ये जो कैमरा एक्सिस है और इस वर्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड टिल्ट एंगल, ठीक, दैट इज कॉल्ड टिल्ट एंगल। अब जो इस टिल्ट एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है वो क्या करती है, इस प्रिंसिपल लाइन को, मतलब इस जो कैमरा का प्लेन है उसको एक पॉइंट पे कट करती है, दैट इज कॉल्ड आइसोसेंटर पॉइंट। ये क्या है, आइसोसेंटर, आइसोसेंटर मतलब टिल्ट एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली यानी बाइसेक्टर लाइन जहाँ पे प्रिंसिपल लाइन को कट करती है दैट इज कॉल्ड आइसोसेंटर लाइन। अब प्रिंसिपल लाइन है क्या, यही है आपका प्रिंसिपल लाइन है। यदि हम इसको टेक्निकली डिफाइन करें, प्रिंसिपल लाइन वो लाइन होती है जिसमें प्रिंसिपल पॉइंट, नैदिर पॉइंट और आइसोसेंटर एक साथ लाई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आइसोसेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल पॉइंट हो गया,
और ए नादिर पॉइंट। नादिर पॉइंट होता क्या है, जो आपका एक्सपोजर स्टेशन है, एक्सपोजर स्टेशन ये है जहाँ से आप फोटोग्राफ लेते हैं, वहाँ से यदि आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें या प्लम्ब लाइन ड्रॉ करें तो फोटोग्राफिक प्लेन को जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट इज कॉल्ड नादिर पॉइंट ऑन फोटोग्राफ। तो आप देखें ये वर्टिकल लाइन है जिसे प्लम्ब लाइन भी बोलते हैं, इसे हमने प्लॉट किया तो फोटोग्राफिक प्लेन को स्मॉल n पॉइंट पे कट किया दैट इज कॉल्ड नादिर पॉइंट ऑन फोटोग्राफ, और यही ग्राउंड पे जो कट करेगा दैट इज कॉल्ड नादिर पॉइंट ऑन ग्राउंड। तो अब हम समझ गए कि टिल्ट डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हमें एंगुलर टर्म में यदि मान लें टिल्ट एंगल के टर्म में, तो ये क्या है, कैमरा एक्सिस यानी ऑप्टिकल एक्सिस का वर्टिकल लाइन से जो इंक्लिनेशन है दैट इज कॉल्ड टिल्ट एंगल। अब इस टिल्ट फोटोग्राफ हो जाने की वजह से क्या होता है, किसी भी पॉइंट को जो हम लोकेट करते हैं तो उनके पोजीशन में हमें डिफरेंसेज मिलते हैं। मतलब यदि कोई पॉइंट ग्राउंड पे है, उसे यदि हम फोटोग्राफ लेते हैं बाय द टिल्ट कैमरा, तो क्या होता है, उनके पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड टिल्ट डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक पॉइंट है बी स्मॉल बी डैश डैश, जिसको हमने डॉटेड से शो किया है, और इसका जब हमने फोटोग्राफ लिया दैट इज फॉर्म्ड एट स्मॉल बी डैश। तो आप देखें स्मॉल बी डैश और बी डबल डैश के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड टिल्ट डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज़ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो टिल्ट डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है ऑलवेज विल बी द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द आइसो सेंटर। मतलब इस आइसो सेंटर से रेडियल डिस्टेंस पे हम मेजर करते हैं, यानी स्मॉल बी डैश का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो आर डबल डैश है, और स्मॉल बी स्मॉल सिंगल डैश का जो डिस्टेंस है वो आर डैश है। तो आर डबल डैश और आर डैश के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड टिल्ट डिस्प्लेसमेंट। तो यानी टिल्टेड फोटोग्राफ या टिल्टेड कैमरा के द्वारा इमेज लेने पे पॉइंट के पोजीशंस में कुछ डिफरेंसेज आते हैं दैट इज कॉल्ड टिल्ट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी टिल्ट डिस्प्लेसमेंट का कंक्लूजन हमें क्या मिला, एन एरर इन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ ड्यू टू इनडेलिबरेट टिल्टिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। टिल्टिंग ऑफ कैमरा या टिल्टिंग ऑफ फोटोग्राफ क्यों होता है, जिससे जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो टिल्ट हो जाए। हो सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट लाइन वो टिल्ट हो गया हो, या फ्लाइट लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी टिल्ट हो सकता है। जब हमारा एयरक्राफ्ट ही टिल्ट हो जाएगा तो उस पर जो कैमरा माउंटेड होगा वो भी टिल्ट हो जाएगा, और वही टिल्टेड फोटोग्राफ फिर कहलाएगा, उसके द्वारा जो इमेज लेंगे। और टिल्टिंग ऑफ एयरक्राफ्ट होता क्या, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, कुछ विंड इफेक्ट आ गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक, और हमेशा जो टिल्ट डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट इज फ्रॉम आइसो सेंटर, रेडियली फ्रॉम द आइसो सेंटर। और एक चीज़ ध्यान देना कि जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है दैट इज रेडियली फ्रॉम नादिर पॉइंट, जब हमारा फोटोग्राफ टिल्टेड हो, और जब टिल्टेड ना हो तो दैट इज फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट। लेकिन टिल्ट डिस्प्लेसमेंट जो होता है रेडियली फ्रॉम आइसो सेंटर। ठीक है, अब वही यहाँ पर दिखाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो बी डबल डैश स्मॉल बी डबल डैश जो ऑब्जेक्ट था उसकी पोजीशन को हमने यहाँ पे शो किया है स्मॉल वाई बी से। ठीक, और स्मॉल बी डैश भी है कुछ, उसकी पोजीशन भी हमने शो कर दिया इस तरह और इस तरह। स्मॉल बी डैश और बी डबल डैश के बीच जो डिस्टेंस है डेल्टा टी बी दैट इज कॉल्ड रिलीफ टिल्ट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो हमारा टिल्टेड फोटोग्राफ होने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल लाइन होती क्या है, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये लाइन वो होती है लाइन ऑफ मैक्सिमम टिल्ट। एक ऐसी लाइन है जिसकी टिल्ट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं लाइन कनेक्टिंग द प्रिंसिपल पॉइंट आइसो सेंटर एंड नादिर। सही बात है, हमने वहाँ पे अभी डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल लाइन पे ही हमारा प्रिंसिपल पॉइंट, नादिर पॉइंट और आइसो सेंटर्स आते हैं। ठीक है, ऑल लाइन्स परपेंडिकुलर दिस लाइन आर
लाइंस ऑफ जीरो इंक्लिनेशन। सपोज करिए एक टिल्टेड फोटोग्राफ है। टिल्टेड फोटोग्राफ है क्यों, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है। आपका सपोज करिए कैमरा एक्सिस है, क्या है, कैमरा एक्सिस है, जैसे ऑप्टिकल एक्सिस करते हैं। और ये जो है आपका वर्टिकल लाइन यानी प्लम्ब लाइन है। क्या लाइन है, वर्टिकल लाइन और प्लम्ब लाइन। चूँकि ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कैमरा इज इंक्लाइंड विद द प्लम्ब लाइन और वर्टिकल लाइन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टिल्टेड फोटोग्राफ। अब टिल्टेड एंगल है कितना, टी, कितना है, टी। और ओ से, अच्छा, और ए लाइन जो है ये प्रिंसिपल लाइन है, ठीक। ओ से पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो फोकस दूरी कहलाएगी। और इस टिल्ट एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन प्रिंसिपल पॉइंट को, प्रिंसिपल लाइन को जहाँ कट करती है, दैट इज कॉल्ड आइसोसेंटर, जिसे हमने आई से रिप्रेजेंट किया है। और ये प्लम्ब लाइन जहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेन को या प्रिंसिपल लाइन को, फोटोग्राफिक प्लेन का प्रिंसिपल लाइन है, कट जहाँ करेगी, दैट इज कॉल्ड नैदिर पॉइंट, जिसे हमने स्मॉल एन से शो किया है। तो आप देखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा ओ स्मॉल एन एंड पी। तो आपको बताना होगा पी एन कितना होगा, सीधे आप ट्रायंगल फॉर ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। पी से आई के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी वो भी निकाल सकते हैं। यानी यदि हम ट्रायंगल ओ एन पी लें तो पी एन क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ओ पी क्या होगा, बेस। तो पी एन इज इक्वल टू एफ टेन टी, यानी पी एन इज इक्वल टू एफ टेन टी। और पी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ टेन टी बाई टू, यानी टिल्ट एंगल का हाफ का टेंजेंट लेना होगा। यानी जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया भी है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एन दैट इज एफ टेन टी, एंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आई मतलब प्रिंसिपल पॉइंट एंड आइसोसेंटर के बीच कितना हो जाएगा, एफ टेन टी बाई टू, ठीक है। तो यही। Question number 176 is, in an aerial photograph, if the photograph has a tilt of 3 degree and the focal length is 100 mm, then the distance between the perspective center and the plumb point will be. Perspective center क्या होता है, that is a exposure point from where we have to take the photograph. जहाँ से हम कैमरा को रखकर फ़ोटो लेते हैं एरियल फोटोग्राफी में, वही आपका पर्सपेक्टिव सेंटर होता है। और ये बात कर रहे हैं टिल्ट फोटोग्राफ की, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा कि टिल्ट, जैसे हमने डिस्कस किया कि टिल्ट फोटोग्राफ होता है क्या है, जब आपका कैमरा एक्सिस जो होता है प्लम्ब लाइन यानी वर्टिकल एक्सिस से इंक्लाइंड हो, दैट इज टिल्ट फोटोग्राफ। दिस इज द वर्टिकल लाइन और प्लम्ब लाइन, दिस इज द कैमरा एक्सिस, और आपका ये प्रिंसिपल पॉइंट है, प्रिंसिपल लाइन है जो कि फोटोग्राफिक प्लेन में है, ठीक है। और आपको पता है कि इफ एन फोटो हैज ए, ये आपका जो एंगल है वो दैट इज़ 3 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, 3 डिग्री, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका एफ होगा, कितना होगा, एफ। अब आपको अच्छा, दिस इज ओ पॉइंट, जिसे हम एक्सपोजर पॉइंट या पर्सपेक्टिव सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव पॉइंट एंड द प्लम्ब पॉइंट विल बी। प्लम्ब पॉइंट क्या है कि जो वर्टिकल लाइन होती है दैट इज प्लम्ब लाइन। ये फोटोग्राफिक प्लेन को या प्रिंसिपल फोटोग्राफिक प्लेन में जो प्रिंसिपल लाइन है उसको जिस पॉइंट पे कट करती है दैट इज कॉल्ड नैदिर पॉइंट। इसे हमने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ओ एन। तो आपको पता है कि आपका ये जो ट्रायंगल बनेगा ओ एन, मान लेते हैं ये स्मॉल पी है, ओ एन पी इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है ओ एन, और आपको पता है जो एंगल है वो टिल्ट एंगल दे रखा है 3 डिग्री, दैट इज दिस इज टिल्ट एंगल 3 डिग्री। और ये एफ है, तो यानी ओ एन क्या हो जाएगा, यानी कॉस 3 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस 3 डिग्री इज इक्वल टू ओ एन एफ अपॉन ओ एन, यानी ओ एन क्या हो जाएगा, एफ अपॉन कॉस 3 डिग्री, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In an aerial photograph, if the photograph has a tilt of 4 degree and the focal length is 200 mm, then distance between the principal point and plumb point will be, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस भी किया था और आप इसमें देख भी सकते हैं इस तरह से, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट एंड द प्लम पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट एंड प्लम पॉइंट विल बी कितना था, एफ tan टी क्या है, टिल्ट एंगल। तो यहाँ पे टिल्ट एंगल इज द 4 डिग्री, दैट्स वाई द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट एंड प्लम पॉइंट विल बी 210 4 डिग्री। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the wind effect is not considered during flight planning, the result is, देखिए क्या होता है जब हम एरियल फोटोग्राफी करते हैं तो हमारा जो फ्लाइट होती है वो एक समान यूनिफॉर्म फ्लाइट लाइन को मेंटेन नहीं कर पाती, क्योंकि विंड इफेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ऐसे में जो हमारा फोटोग्राफ है वो उसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट होने लगते हैं, वो एक लाइन में नहीं आ पाते। मतलब एक फ़ोटो यहाँ पे आया, दूसरा फोटो कुछ इससे यहाँ पे आ गया, तीसरा इससे कुछ लैप कर गया, ऐसे आ गया। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट्स हैं फोटोग्राफ्स के, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। क्रैब क्या होता है, जो फ्लाइट लाइन है वो यूनिफॉर्मली मेंटेन ना हो, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे क्रैब बोलते हैं। मतलब जो हमारा फ्लाइट है कुछ इस लाइन में जाना चाहिए था लेकिन ये कुछ ऐसे चला गया, तो ये क्या कहलाता है, क्रैब, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लाइट लाइन, दैट इज कॉल्ड क्रैब। क्रैब जो जनरली हम कभी कभी क्रैब करते भी हैं इंटेंशनली, ऐसा क्यों, ताकि हम ड्रिफ्ट को प्रिवेंट कर सकें, अवॉइड कर सकें, क्योंकि हम फ्लाइट लाइन को थोड़ा सा इधर उधर मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रैब। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम ड्रिफ्ट को अवॉइड कर सकें। क्वेश्चन, An aircraft is flying at a ground speed of 200 km per hour. The focal length of the camera is 200 mm. The ground distance covered along the flight line between the exposure is 2 km. The time interval between the exposure is given by. Now यहाँ पे हमें सिंपल डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। एक्सपोजर्स पॉइंट क्या होते हैं, जहाँ से हम फोटोग्राफिक कैमरा से फ़ोटो लेते हैं इन एरियल फोटोग्राफी। सपोज करिए आपका एक एक्सपोजर पॉइंट से है, दूसरा एक्सपोजर पॉइंट से है। एक्सपोजर पॉइंट्स का मतलब आप यहाँ से फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, ऐसे। इन दोनों एक्सपोजर पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है आपका, दैट इज 2 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए ग्राउंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। तो अभी पूछ रहे हैं कि इन दो एक्सपोजर स्टेशंस के बीच में फ्लाइट को कितना टाइम लगेगा। सिंपल डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर अपॉन 200 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड में इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3600 से मल्टीप्लाइड कर देंगे ऊपर, तो आप इसे कट कर लेंगे तो यानी अप्रॉक्सीमेटली 36 सेकेंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीव डिस्प्लेसमेंट इज रेडियल फ्रॉम, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है अभी पहले, रिलीव डिस्प्लेसमेंट इज रेडियल फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट ऑन वर्टिकल फोटोग्राफ एंड नैदर पॉइंट ऑन टिल्टेड फोटोग्राफ। यानी स्टेटमेंट 2 and 3 आर बोथ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 and 3 बोथ करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस कट गए हैं तो आपका स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f is the focal length, t is the angle of tilt, then the distance of isocenter on the principal line from the principal point। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस भी किया है कि प्रिंसिपल पॉइंट से इफ द f is the focal length, t is the angle of tilt, then the distance of isocenter on the principal line from the principal point। मतलब आइसोसेंटर का आपको डिस्टेंस बताना है, हम लोग डिस्कस भी किए हैं, कितना होता है, f tan t/2, यानी ये एक्चुअल में pi पूछ रहे हैं। p क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट, और i क्या है, आइसोसेंटर, हमने डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलैक्स बार इज यूज्ड टू मेजर
पैरेलैक्स बार का मेन यूज क्या होता है, जब हमें किसी भी पॉइंट के दो पॉइंट्स के बीच में पैरेलैक्स डिफरेंस निकालने होते हैं तो हम पैरेलैक्स बार का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पैरेलैक्स बार से हम पैरेलैक्स भी निकाल सकते हैं और पैरेलैक्स डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखा है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए। चूँकि पैरेलैक्स बार से हम पैरेलैक्स कैसे निकालते हैं, सपोज करिए कोई पॉइंट ए है, उसका पैरेलैक्स पी ए निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सी प्लस आर ए। आर ए क्या होता है, ये पॉइंट ए का पैरेलैक्स बार पे रीडिंग होती है, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट बी है, उसका पैरेलैक्स क्या होगा, पी बी, यानी सी प्लस आर बी हो जाएगा। आर बी क्या है, पैरेलैक्स बार पे रीडिंग है पॉइंट बी का, और सी क्या होता है, कांस्टेंट। तो ओवरऑल देखें, पैरेलैक्स बार से हम पैरेलैक्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन दो पॉइंट के डिफरेंस पैरेलैक्स डिफरेंस निकालने में हमें इस कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि हम एब्सोल्यूट वे में आंसर दें तो पैरेलैक्स बार इज यूज टू मेजर द पैरेलैक्स डिफरेंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नो डाउट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, बट इन ए appropriate manner ऑप्शन बी इज द मोर एक्यूरेट, यानी पैरेलैक्स डिफरेंस इज फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स बार। अब पैरेलैक्स होता क्या है मैं आपको बता दूं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए कि आप कोई पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड ए बी ऑब्जेक्ट। आपने इसका इमेज यहाँ से लिया, यहाँ पे, और आपका ये फोटोग्राफिक प्लेन है, आपका इमेज जो है इसका यहाँ पे बना, जो कि इसके इस पॉइंट से मान लेते हैं एक्स ए डिस्टेंस पे है। लेकिन जब इसी ऑब्जेक्ट की आप इमेज मान लेते हैं यहाँ से लें, तो फोटोग्राफिक प्लेन पे यहाँ पे जो इसकी इमेज बन रही है, कुछ यहाँ पे मान लेते हैं एक्स डैश ए डिस्टेंस पे बन रही है। तो ए जो है एक्स ए और एक्स डैश ए का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट्स में भी डिफरेंस हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वाई पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स है क्या, कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी पॉइंट का इमेज दो डिफरेंट पॉइंट से लें और दोनों डिफरेंट पॉइंट से इमेज लेने के बाद उनके कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंसेज आएँ, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज कंपेयर टू मिरर स्टीरियोस्कोप, लेंस स्टीरियोस्कोप क्या होता है। मैं बता दूं, जो लेंस स्टीरियोस्कोप होता है ये साइज में स्मॉल होता है, कॉम्पैक्ट होता है, बट ये हमारे आइज को, हमारी आँखों को स्ट्रेनिंग देते हैं। तो कॉजेज लेंस स्ट्रेन टू द आइज ऑफ यूजर एज कंपेयर टू मिरर स्टीरियोस्कोप, लेंस स्टीरियोस्कोप कॉजेज लेस स्ट्रेन टू द आइज ऑफ द यूजर। गलत, ये ज़्यादा स्ट्रेन देते हैं। हाँ, इस साइज में स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट होते हैं, तो यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट ओनली, तो यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो थोड़ा सा डिस्कस ये कर लेते हैं कि स्टीरियोस्कोप होता क्या है। देखिए, स्टीरियोस्कोपिक व्यू जो होता है वो बाइनोक्यूलर विजन होता है, एक मोनोक्यूलर विजन होता है। मोनोक्यूलर विजन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, अपनी एक आंख बंद कर लो, एक आंख से देखो, तो इस तरह का जो विजन होगा दैट इज कॉल्ड मोनोक्यूलर विजन। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने दोनों आँखों से देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनोक्यूलर विजन। इसे हम बोलते हैं स्टीरियोस्कोपिक व्यू। स्टीरियोस्कोपिक व्यू के फ़ायदे होते हैं, इससे क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के तीनों डायमेंशंस के बारे में काफ़ी एक्यूरेटली जज कर सकते हैं। यदि आप मोनोक्यूलर विजन कर रहे हैं तो आप किसी भी बॉडी को, सिस्टम के डायमेंशंस को उतना एक्यूरेटली जज नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ द बेनिफिट्स ऑफ स्टीरियोस्कोपिक व्यू का, तो ये फ़ायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेटिंग आउट ऑफ ब्रिज इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ। जब हम कभी भी ब्रिज बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होती है, जो वहाँ पे हमें पायर्स बनाने हैं उनके पोजीशंस के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज करिए आपका ये आपका रिवर है जो कि इस तरफ फ्लो कर रही है, और हमें ये ब्रिज बनाना है, दैट इज़ द लेंथ ऑफ सेंटर लाइन।
जनरली जो ब्रिज जो सेंटर लाइन का डायरेक्शन होता है हम हमेशा यही प्रीफर करते हैं दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द बैंक्स, क्योंकि वो मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो यानी ये तो हमारा एक जनरल कंडीशंस होती है, इसे हम मान के ही चलते हैं। अब क्या होता है, जो हमारे पोजीशंस ऑफ पायर्स हैं उन्हें जानना जरूरी है, और लेंथ ऑफ सेंटर लाइन मतलब जो हमारा ब्रिज का स्पैन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यानी ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले बोनिंग रॉड होता है क्या? बोनिंग रॉड क्या होता है, जनरली इसका हम यूज करते हैं जब हम ट्रेंचेज या सीवरेज सिस्टम बनाते हैं, उसके लिए ट्रेंच बनाते हैं, तो उसको प्रॉपर अलाइनिंग करने के लिए हम बोनिंग रॉड्स का यूज करते हैं। एक्चुअल में कुछ इसका जो फंक्शनिंग होता है कुछ इस तरह होता है। सपोज करिए आपका एक बोनिंग रॉड है, दूसरा बोनिंग रॉड है, उसी तरह से इधर एक बोनिंग रॉड है, एक बोनिंग रॉड है। अब इनके सेंटर लाइंस को हम करते हुए ट्रेंच अपना सेटअप कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड, अभी जो हैं ये बोनिंग रॉड्स होते हैं, ठीक है। ट्रेवलिंग रॉड्स क्या होते हैं? ट्रेवलिंग रॉड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ बोनिंग रॉड, बट क्या होता है कि ये जो होता है ये ग्रेजुएटेड होते हैं, स्टाफ की तरह, जो स्टाफ नहीं होते हैं ग्रेजुएटेड होते हैं, तथा इसमें एक हॉरिजेंटल मेंबर्स होता है इस तरह, ये हॉरिजेंटल मेंबर्स, इसे हम वर्टिकली अप डाउन स्लाइड कर सकते हैं। ये ट्रेवलिंग रॉड की पहचान होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? साइड रेल्स। साइड रेल्स क्या होते हैं? ये आपका जो होते हैं हमारे जो बोनिंग रॉड्स होते हैं उनको हॉरिजेंटली कनेक्ट करने के लिए हम साइड रेल्स का यूज करते हैं। मतलब कहने का क्या है कि सपोज करिए ये आपका जो बोनिंग रॉड्स है, ये जो हॉरिजेंटल मेंबर्स हैं दैट इज कॉल्ड साइड रेल्स, दैट इज साइड रेल्स। एंड बैटन बोर्ड्स क्या होते हैं? ये फ्लैट या फ्लैट स्क्वायर बोर्ड्स होते हैं, जनरली किसी स्लोप के अलाइनमेंट में इनका यूज किया जाता है। मतलब आप इस तरह इसको देखें, सपोज करिए कोई इस तरह से एक रॉड है, एक रॉड है, तो इसे स्लोप रेल भी बोलते हैं बैटन बोर्ड्स को। या अब इसके अलाउंग हम क्या करते हैं, किसी स्लोप को अलाइन कर सकते हैं। ये हमारे रॉड्स होते हैं, मान लेते हैं बोनिंग रॉड ही है, और इस पे जो मेंबर लगा स्क्वायर फ्लैट बोर्ड्स दैट इज कॉल्ड बैटन बोर्ड्स। तो अब इसको हम मैच करते हैं, तो यानी जो आपका बोनिंग रॉड है, बोनिंग रॉड हो जाएगा, इट इज जनरली यूज्ड इन लेआउट ऑफ ट्रेंचेज फॉर सीवर एंड पाइपलाइंस, यानी ए का 3 हो जाएगा। एंड ट्रेवलिंग रॉड क्या हो जाएगा? ट्रेवलिंग रॉड होगा द हॉरिजेंटल पीस कैन बी मूव्ड अलोंग ए ग्रेजुएटेड वर्टिकल स्टाफ, मीन्स वर्टिकल स्टाफ पे ये मूव करने का एक हॉरिजेंटल सिस्टम इसमें लगा होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेवलिंग रॉड, यानी बी का 4 हो जाएगा। साइड रेल्स क्या होते हैं? साइड रेल्स क्या होते हैं? द हॉरिजेंटल मेंबर्स ऑफ द क्रॉस हेड नेल टू द पोस्ट। वही पोस्ट मीन्स मान लेते हैं हमने बोनिंग रॉड था जिसमें एक हॉरिजेंटल मेंबर्स कनेक्ट थे, जैसा कि हमने दिखाया भी था, तो यानी सी का 2। इट मीन्स डी का क्या हो जाएगा? बैटन बोर्ड्स का 1 हो जाएगा। इट इज ए फ्लैट स्क्वायर वुडन बोर्ड्स विच इज फोर्स ऑन द टॉप ऑफ ए पिन एंकर्ड इन ग्राउंड, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्लोप रेल्स। तो यानी आप आंसर इसका मैच कर सकते हैं। तो आप इसका मैच करेंगे, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रैंगुलेशन द बेस्ट शेप ऑफ ट्रैंगल। देखिए बेस्ट शेप ऑफ ट्रैंगल होता क्या है? ट्रैंगुलेशन प्रोसेस में यदि हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं तो एंगुलर मेजरमेंट में जो एरर है उस एरर का इफेक्ट ट्रैंगल के लेंथ के में मिनिमम हो। मतलब एरर इन एंगुलर मेजरमेंट हैज मिनिमल इफेक्ट ऑन द एरर इन द लेंथ मेजरमेंट ऑफ ट्रैंगल, दैट इज कॉल्ड द बेस्ट शेप ऑफ ट्रैंगल। ऐसा तब होता है जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज करते हैं जिनका दोनों बेस एंगल 56 डिग्री 14 मिनट हो। तो यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यदि ये डेटा न दिया होता, एक होता है इल ट्रायंगल। इल ट्रायंगल क्या होता है? जब किसी भी ट्रायंगल का एंगल 30 डिग्री से कम हो या 120 डिग्री से ज़्यादा हो, ऐसे कंडीशन में भी हम ट्रायंगल को ट्रायंगुलेशन प्रोसेस में प्रीफर नहीं करते, और यदि ऐसा है तो उसे हम बोलते हैं इल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1
with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. फैथोमीटर क्या होता है? देखिए क्या होता है फैथोमीटर, ये साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है। जनरली हम वाटर बॉडीज में यूज करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। पैसोमीटर्स क्या होते हैं? डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस होते हैं। एंड टेलरियोमीटर क्या होता है? माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अल्टीमीटर जो होता है हाइट मेजरमेंट्स के लिए यूज करते हैं। अल्टीमीटर जो यूज होता है हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। टेल्यूरोमीटर क्या होता है? माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पैसोमीटर्स क्या होते हैं? डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फैथोमीटर वाटर बॉडी में यूज करते हैं, साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आप इसको इस तरह मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लोज कंपास ट्रैवर्स PQRS इज रन विथ प्रिज्मेटिक कंपास इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? इंक्लूडेड एंगल मेजर करना है। इंक्लूडेड एंगल होता क्या? दो लाइंस के बीच में एंगल, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है हमें एंगल जो मेजरमेंट करना है वो हमें प्रीसीडिंग लाइन से सक्सीडिंग लाइन की तरफ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज करिए यदि आपका एक लाइन है इस तरह, एक नाम है ABC, तो जो एंगल ABC, अब एक मान लेते हैं क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो आप AB से BC लाइन की तरफ जाएंगे तो A एंगल जो होगा आपका इंक्लूडेड एंगल होगा। और यदि यही हम इस तरह मूव करते, सपोज करिए ABC, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव किए हैं, तो इंक्लूडेड एंगल क्या होगा? दो लाइन के बीच में एंगल, जब हम उसे क्लॉकवाइज मेजर करें, कहाँ से? प्रीसीडिंग लाइन से सक्सीडिंग लाइन की तरफ। तो हमारा प्रीसीडिंग लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB, और सक्सीडिंग लाइन क्या हो जाएगा? BC, और क्लॉकवाइज मेजर करें तो A एंगल। यानी यदि एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्सिंग होगा तो इंक्लूडेड एंगल जो होगा वह इंटीरियर एंगल होगा, और जब क्लॉकवाइज ट्रेवर्स होगा तो जो हमारा इंक्लूडेड एंगल होगा वह एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब कुछ लाइंस दे रखे हैं PQ, QR, RS एंड SP, एंड 4 बियरिंग्स उनके दे रखे हैं। तो पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल S इज। तो सबसे पहले आप इन लाइंस को रफली प्लॉट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। PQ का जो 4 बियरिंग है वो 50 डिग्री है, तो यानी आप PQ को इस तरह प्लॉट कर लिए, P एंड Q, दिस इज 50 डिग्री। ठीक, उसके बाद QR है 170 डिग्री। 170 डिग्री मीन्स ये सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में होगा कुछ ऐसे, दिस इज QR, एंड RS इज 230 डिग्री। 230 डिग्री मीन्स थर्ड कोऑर्डिनेट्स मीन्स दिस RS हो गया, एंड SP इज 310 डिग्री। 310 डिग्री मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट्स, यानी कुछ ऐसे। सिंस ट्रेवर्स इज मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इंक्लूडेड एंगल जो में होगा वह एक्सटीरियर एंगल होगा। अब हमें इंक्लूडेड एंगल S पे निकालना है, इसका मतलब क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम RS लाइन से SP की तरफ, यानी दिस एंगल। ठीक, अब इसको हम निकाल लेते हैं। चूँकि हमें पता है कि 4 बियरिंग ऑफ RS इज 230 डिग्री, जब ये 230 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। और SP का 4 बियरिंग 310 है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। सही बात। अच्छा, जब ये 40 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 40 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? ये 50 डिग्री। यानी ये इंटीरियर एंगल जो आपका हो जाएगा 100 डिग्री। तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस 100 यानी 260 डिग्री। माइनस 260 डिग्री आप लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज मेजर्ड इन एक्सटीरियर एंगल, यानी 260 माइनस 260 डिग्री। आंसर इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिसेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल वुड इंक्लूड। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल होता क्या है?
जब हम अर्थ को ऑब्लेट स्पेयर मानते हैं और उस पर किसी सेलेस्टियल बॉडी या यूनिवर्स, उस पर सेलेस्टियल बॉडी का एनालिसिस करते हैं, मतलब पूरे यूनिवर्स को हम क्या मानते हैं, एक सेलेस्टियल स्पेयर मानते हैं। उस पर जब हम किसी सेलेस्टियल बॉडी का डिस्कशन करते हैं, सेलेस्टियल बॉडी मीन्स स्टार हो सकता है, सन हो सकता है, कोई भी चीज़ होता है, तो जो उस समय हम एनालिसिस करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल। और एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल 3 पॉइंट्स को कंसिडर करता है, जेनिथ और सेलेस्टियल बॉडी या उसे हेवनली बॉडी भी बोलते हैं, एंड पोल्स। यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे? सपोज करिए आपका कोई ये सेलेस्टियल स्पेयर है, ठीक है, सेलेस्टियल स्पेयर, और ये आपका होरिजन है और ये आपका इक्वेटर है, ठीक। अब मान लेते हैं ये आपका पोल है, क्या है, पोल है, और यहाँ पे आपका कोई सेलेस्टियल बॉडी है जिसका नाम हमने दिया है स्मॉल एम। स्मॉल एम का अपवर्ड पॉइंट मान लेते हैं ये जेड है, जेनिथ। जेनिथ क्या होता है, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के जस्ट उसके ऊपर जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, जेनिथ ऑन द, जो कि हमारा मेरिडियन पे होगा, ठीक, स्टैंडर्ड मेरिडियन पे होगा, दैट इज जेनिथ। तो इस जेड, एम और पी को मिलाने वाला ट्रायंगल जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल होगा। तो एम क्या है, हेवनली बॉडी या सेलेस्टियल बॉडी, पी क्या है, पोल, जे क्या है, जेनिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिल्ट डिस्प्लेसमेंट इन एरियल फोटोग्राफ इज रेडियल फ्रॉम, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है, टिल्ट डिस्प्लेसमेंट इन एरियल फोटोग्राफ इज रेडियल फ्रॉम द आइसोसेंटर पॉइंट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो आपको बता दूं, एडजस्टमेंट ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स जब हम करते हैं तो उसमें क्या करना होता है, देखते हैं ऑप्शंस। पहले हम बता दें बाउडिच रूल क्या होता है। बाउडिच रूल क्या होता है, ट्रैवर्सिंग में एरर को एडजस्ट करने के लिए होता है। बाउडिच रूल हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट्स में इक्वल प्रेसिजन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ओवरऑल बाउडिच रूल क्या होता है, ये ट्रैवर्सिंग में एरर को मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है। और ट्रैंगुलेशंस में क्या होता है, मेजरिंग ऑल द एंगल्स एंड द बेस लाइन्स। बेसल्स मेथड्स क्या होता है, ये हमारा प्लेन टेबल में यूज करते हैं, किसके लिए, बेसल्स मेथड जो होते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड्स होते हैं। क्या होता है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड्स होता है, सोल्यूशन ऑफ 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स। एंड एडजस्टमेंट ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, ब्रिंगिंग द वेरियस फिक्स्ड पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इनटू द प्रॉपर रिलेशंस विथ वन एनदर, मतलब सभी पार्ट्स को प्रॉपर एडजस्टमेंट कर लेना, दैट इट कॉल्स एडजस्टमेंट ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। यानी ए का 1 करेक्ट है, एंड बी का है 4, एंड सी का है 3rd, एंड डी का है 2। तो यानी यदि मैं इसे लिखूं तो ए का आपका क्या हो जाएगा 1, एंड बी का क्या हो जाएगा, बाउडिच रूल जो होता है मेजरिंग ऑल द एंगल्स, बैलेंसिंग द लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स, वही होता है ट्रैवर्सिंग। बी का 4, सी का क्या हो जाएगा, मेजरिंग ऑल द एंगल्स एंड द बेस लाइन 3, बेसल्स लाइन्स क्या होते हैं, सोल्यूशंस ऑफ 3 पॉइंट प्रॉब्लम, डी का 2। यानी देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है, A1 B का 4, A1 B का 4, C का 3। तो पॉइंट्स ऑप्शंस कट गए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a quantity A has weight of 3 then the weight of A by 3 will be, then the weight of A by 3 will be, जैसा कि हम जानते हैं यदि किसी क्वांटिटी A का वेट दे रखा हो तो मान लेते हैं A है कोई क्वांटिटी, उसका वेट W है, तो A बाई K क्या है, कोई कांस्टेंट, उसका वेट क्या हो जाएगा K स्क्वायर इंटू वेट ऑफ A यानी W, यानी इसका वेट हो जाएगा। यानी चूँकि A/3 पूछा है तो 3 का स्क्वायर 9 और A का जो वेट है यहाँ पे 3, दैट इज 27, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यदि यही क्वेश्चन होता कि व्हाट इज द वेट ऑफ K इंटू A, तो इसका फार्मूला होता है वेट ऑफ A अपॉन जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देना, यानी वेट ऑफ A इज 3,
एंड कांस्टेंट भी 3 है, a/3 मतलब k बराबर 3 है, तो यहाँ 9 से डिवाइड कर देते तो 1/3 हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a parabolic vertical curve, the rising grade G1 is 0.80% and the falling grade G2 is -0.70. The rate of change of grade is 0.05 per chain. The length of the vertical curve. देखिए आपका सपोज करिए कोई वर्टिकल कर्व है, ये आपका राइजिंग ग्रेड है 0.8% और फॉलिंग ग्रेड है जो कि आपका -0.7%। फॉलिंग है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द माइनस, यानी नेट चेंज ऑफ ग्रेड कितना हो जाएगा 0.8 माइनस 0.7, तो कितना हो जाएगा 1.5%, ये नेट चेंज ऑफ ग्रेडियंट हो जाएगा। चूँकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.05 पर चेन, यानी द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व चूँकि 0.0 पर चेन है तो 1% ग्रेड में चेंज कितना हो जाएगा 1/0.05, इसलिए 1.5% में इंटू 1.5। ठीक, तो कितना हो जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 30 चेन्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following indicates the correct relationship between the flying height h, focal length f and air base b and the photographic base b? मैं आपको बता दूं एयर फोटोग्राफिक बेस होता क्या है। जैसे जहाँ से हम फोटो कैमरा से एक्सपोजर स्टेशंस होता है जहाँ से फ़ोटो लेते हैं, तो जो जितने लेंथ में हमारा फ्लाइट है या जितने लेंथ से हमारा कैमरा जो है पोजीशंस करके एरियल फोटोग्राफी में फ़ोटो लेता है, दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफिक बेस। ठीक, स्टीरियोस्कोपिंग व्यू जब हम लेते हैं, सपोज करिए एक पॉइंट यहाँ है तो इनके बीच एक बेस बनता है, ये डिस्टेंस है जो बेस कहलाता है। ठीक है, तो ये फोटोग्राफिक, इनके बीच जो रिलेशन होता है कुछ इस तरह होता है, फोटोग्राफिक बेस स्मॉल बी अपॉन एयर बेस कैपिटल बी इज इक्वल टू F/h, ये याद कर लें। ठीक, मतलब स्टीरियोस्कोपिंग व्यू यदि हम करते हैं तो मान लेते हैं जब हम कैमरा एक्सपोज करते हैं उनके बीच 2 पॉइंट्स व्यू कर रहे हैं, यदि सपोज करिए तो ए कैपिटल बी है। ठीक, ये फोटोग्राफिक मान लेते हैं प्लेन है, तो यहाँ से फ़ोटो यदि हम लेते हैं सपोज करिए तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल बी है और ये फोकल लेंथ आपका सपोज करिए f है और एक्सपोजर स्टेशंस का ग्राउंड से डिस्टेंस कैपिटल H है, इतना है कैपिटल H। देन दैट्स रिलेशन विल बी स्मॉल f, अच्छा h क्या है, स्मॉल h ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमने यहाँ शो नहीं किया, मान लेते हैं इसका लेंथ h है, तो उसके लिए ये रिलेशंस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, While measuring horizontal angle by the method of repetition with theodolite readings are taken on both the verniers. थियोडोलाइट में एंगल मेजरमेंट करने के लिए हमारे क्या होता है, मेथड ऑफ रेपिटेशन भी एक मेथड है। इससे हम वर्टिकल एंगल नहीं मेजर करते हैं, इससे हॉरिजॉन्टल एंगल्स मेजरमेंट्स करते हैं। मेथड ऑफ रेपिटेशंस में क्या होता है कि हम एक ही रीडिंग कई बार रिपीट करके लेते हैं, लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से। यदि हम बोथ वर्नियर्स रीडिंग लेते हैं तो जो वर्नियर्स के एसेंट्रिसिटी का एरर होता है, हमारे चूँकि थियोडोलाइट में 2 वर्नियर्स होते हैं, हाफ डायमेट्रिकली कट आउट होते हैं दोनों साइड्स, यदि उनके एसेंट्रिसिटी है, कुछ एसेंट्रिसिटी की एरर है, तो यदि हम बोथ वर्नियर्स रीडिंग लेते हैं तो एसेंट्रिसिटीज प्रॉब्लम ऑफ वर्नियर्स सॉर्ट आउट, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एरर ड्यू टू द एसेंट्रिसिटी ऑफ द सेंटर्स विल बी एलिमिनेटेड, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question is an angle measuring instrument reading up to 1/6 of degree on the main scale। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मेन स्केल भी है और उसके साथ वर्नियर अटैच है, तो मेन स्केल पे डिविजन्स बने होते हैं, तो जो मेन स्केल पे जो डिविजन्स है, जो सबसे स्मॉल डिविजन्स है उसकी वैल्यू है 1/6 ऑफ डिग्री, मतलब 1 डिग्री का 1/6 है। तो कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, चूँकि फिर इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 1/6 ऑफ डिग्री,
ऑन द मेन स्केल इज इक्विप्ड विथ ए वर्नियर हैविंग 19 मेन स्केल डिवीजन्स। वही कह रहे हैं कि उसके साथ वर्नियर है और वर्नियर के साथ जो मेन स्केल है, मेन स्केल पे 19 डिवीजन्स हैं जो कि वर्नियर में 20 के बराबर हैं क्योंकि वो डिवाइडेड इनटू 20 पार्ट्स। द करेक्ट लिस्ट काउंट फॉर द इंस्ट्रूमेंट इज, तो हमें पता है कि लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू एस बाई एन। एस क्या होता है, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन्स ऑन मेन स्केल, एन क्या है, नंबर्स ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1/6 ऑफ 1 डिग्री, 1/6 ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री को आप यदि सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें तो आपको कितना मिल जाएगा, 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे, ए सेकेंड्स अपॉन एन जो है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर। तो वर्नियर के 20 पार्ट मेन स्केल के 19 पार्ट के बराबर है, तो यानी वर्नियर का 20। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 6 यानी 30 सेकेंड्स, यानी आंसर इसका 30 सेकेंड, लिस्ट काउंट इज 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो हो गया। Required to produce a small scale map of an area in magnetic zone by directly plotting and checking the work in the field itself, which one of the following surveys will be the most appropriate for this purpose? तो मैं बता दूं, प्लेन टेबल सर्वेइंग एक ऐसा मेथडोलॉजी है सर्वेइंग का जिसमें हम फील्ड में ही मैक्सिमम कार्य करते हैं, चाहे वो प्लॉटिंग का हो और चेकिंग का हो, मिनिमम काम ऑफिशियल वर्क बचता है, यानी प्लेन टेबल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the lists। क्लिनोमीटर क्या होता है, एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, यानी ए का 3 इज करेक्ट, ए का 3 करेक्ट है। और पेंटोग्राफ्स क्या होता है, किसी भी हमारा जो प्लान होता है उसको एनलार्ज करके देखने का मेथडोलॉजी होते हैं, किसी भी प्लान को एनलार्ज करके देखने का मेथडोलॉजी होती है। ठीक है, तो यानी ए का 3 एंड बी का 4। ठीक, टेलरोमीटर्स क्या होते हैं, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सी का 5। एंड घेट ट्रेसर्स क्या होते हैं, ग्रेडियंट फाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डी का 2। यानी इसको यदि हम मैच करें तो आपको ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 30 meter metric chain is found to be 0.1 meter too short throughout the measurement. If the distance measurement is recorded as 300 meter, then the actual distance will be। मतलब यदि हम 300 मीटर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं किसी चेन से और उसको हम 30 मीटर लेंथ मान के कर रहे हैं, सपोज करो, तो इसका मतलब 300 मीटर चेन लेंथ को मेजर करने के लिए 30 में से हम कितनी बार नापे होंगे, उससे 300/30, यानी लगभग 10 चेन मेजर किए होंगे। लेकिन 10 चेन मेजर करने के बाद हमें पता चला कि जो 30 मीटर का चेन था वो एक्चुअली 30 मीटर का नहीं है, वो 29.9 मीटर का है, मतलब 0.1 मीटर शॉर्ट है। यानी हमने 10 बार मेजर किया और अब एक चेन की लेंथ कितनी है, 29.9 है। मल्टीप्लाइड कर देंगे तो एक्चुअल लेंथ कितना हो जाएगा, 299 मीटर, 299 मीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफसेट्स आर, ऑफसेट्स क्या होते हैं, लैटरल मेजरमेंट्स मेड विद रेस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन। मतलब किसी सर्वे लाइन से या मेन सर्वे लाइन हो, सपोज करिए, उससे हम लैटरल डिस्प्लेस मेजरमेंट्स जो करते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑफसेट्स। अब ऑफसेट्स आपका परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं इस तरह, या आपका ऑब्लिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी ऑफसेट्स जो होते हैं लैटरल मेजरमेंट्स होते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू गाइज। मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।